हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ए.के. ओझा। आज पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मैं हूँ। यह जो चैप्टर है यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेष करके उन छात्रों को समर्पित है, उन स्टूडेंट्स को समर्पित है जो किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो यानी सिविल सर्विसेज, आईएसपीसीएस या स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जामिनेशन हो कंपटीशन की, उसमें इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो चैप्टर है, आज का चैप्टर, यह ऋग्वेद और ऋग वैदिक काल है, यानी कि ऋग्वेदास एंड ऋग वैदिक काल। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी इसमें हमने आपको दिया है, ये टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसमें सूचना ज़्यादा है और उन्हीं से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखा गया है और उसके आधार पर इसको बच्चों को दिया जा रहा है। इसलिए पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनिए। बार बार मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको आपको समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है और इन सभी का PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये जो है ऋग्वेद, इसके पहले वेदास एंड वैदिक एज पर एक लेक्चर हो चुका है, एक वीडियो, जो कि इसमें उसका लिंक देंगे। एक तरीके से इस चैप्टर का भूमिका होगा। और ये जो टॉपिक है, वेद तो एक बहुत विस्तृत विषय है, जैसे कि 4 वेदास हैं और चारों वेद को पूरी तरीके से पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा और हमारे जो सामान्य लोगों के लिए उतना संभव नहीं है। प्लस जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी जितनी ज़रूरतें हैं उसको इसमें दिया गया है। तो उस टॉपिक को भी ज़रूर, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें हम आते हैं, ये जो ऋग्वेद और ऋग वैदिक काल है, इसी को हम, चूँकि यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, इस एज की मैक्सिमम जो साक्ष्य हैं और मैक्सिमम जो सूचनाएं हैं वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसलिए इस काल को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। इसको हम लोग अर्ली वैदिक एज या पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। तो इस सब पर मैं चर्चा करूंगा। पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि हम लोग क्या, हमारा कंटेंट क्या है, आज किन किन चीज़ों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो ऋग्वेद है और ऋग्वेद पर आधारित जो समय है या ऋग्वेद का जो पीरियड है, उसमें उस समय का जो अवस्था, जो काल है, जो समय है, जो अवधि है, उसको हम लोग ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक एज कहते हैं। उसी को अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं, उसी को पूर्व वैदिक एज भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका हम लोग ओवरव्यू देखें। ये ज्योग्राफिकल रेंज, मतलब ये जो ऋग वैदिक सभ्यता थी, यह भारत के किस जगह पर ये फल फूल रही थी या सबसे पहले किस जगह पर आई। तो सबसे पहले ये उत्तरी भारत में और सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब जो सिंधु और उनकी जो सहायक नदियां हैं, पंजाब जो 5 और नदियां, इस सब की हम आगे चर्चा करेंगे। तो उस प्रदेश में ये सप्त सैंधव प्रदेश उसको कहा जाता है। जो 7 नदियों, सिंधु आदि 7 नदियों का जो जगह है, वहाँ पर ये सभ्यता आई है। यानी कि पाकिस्तान जो है, उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और उत्तरी भारत में ये सभ्यता है। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में आकर ये सभ्यता और आगे तक आती है। तो इसके बारे में बताएंगे। और इसमें देख लीजिए, अगर इसका थोड़ा सा मैप पर आप समझना चाहें तो ये देखिए, उत्तर में ये सभ्यता का जो सीमा जाती थी वह तुर्कमेनिस्तान तक जाती थी, साउथ में अरावली तक, पूर्व में हिमालय और तिब्बत तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक। तो ये उसका जियोग्राफिकल लिमिट है, भौगोलिक सीमा है, जहाँ की सभ्यता फल फूल रही थी। इस सभ्यता का जो काल है, यह पीरियड जो है वो ब्रोंज एज है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। उत्तर वैदिक काल में आकर लोहा का आविष्कार होता है, लेकिन इस सभ्यता तक ये ब्रोंज एज की सभ्यता कही जाती है। वही मतलब ये जो सैंधव सभ्यता है उसको भी हम लोग ब्रोंज एज कहते हैं। और ये सभ्यता जो है वह यहाँ पर बताया गया है कि ये सभ्यता प्रेसिडेड बाय इंडस सिविलाइजेशन, मतलब इंडस सिविलाइजेशन के बाद ये सभ्यता आ गई। इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, जिसमें कि बताया गया
कि हमारे यहाँ जो आर्य लोग आए तो यहाँ के लोगों के साथ उनकी झगड़ा हुई, संघर्ष हुआ, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो उसी के बाद ये सभ्यता फल फूल रही थी। सबसे मूल बात था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है यह नगरी संस्कृति थी, नगरी सभ्यता थी। और ये जो ऋग्वेद या ऋग्वैदिक कालीन जो हम सिविलाइजेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं वह ग्रामीण सभ्यता थी, देहाती सभ्यता थी। तो ये फिर से जो भारत का जो पहला नगरीकरण हड़प्पा संस्कृति में हुआ था या सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, उसके बाद जब उसका पतन होता है, उस सभ्यता का कोलैप्स होती है, तो फिर उसके बाद आपका ऋग्वैदिक काल और वैदिक सभ्यता आती है जो कि ग्रामीण सभ्यता है। और फिर ये जाकर 6th सेंचुरी BC में जब बुद्ध का काल आता है तो फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरा शहरीकरण होता है, तब तक ये ग्रामीण सभ्यता है। इसका जो पीरियड है, ये सभ्यता कब की है, तो ये सभ्यता का जो सबसे सर्वमान्य मत है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये देख लीजिए, ये इस समय ये सभ्यता थी, यही ज़्यादा लोग इसको मानते हैं। हालांकि इस पर विद्वानों में मतैक नहीं है, भिन्न भिन्न विद्वान अपने शोध के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर भी भिन्न भिन्न मत देते हैं। और उनका मानना है कि ये सभ्यता तभी हमारे यहाँ आई जब आर्यों का आगमन हुआ। और ये आर्य जो हैं, ये सबसे पहले तिलक का मत है कि 6000 BC में ईसा पूर्व में भारत में आए। हरमन जैकोबी बोलते हैं कि यह 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पर आए हैं। विंटरडीज का मत है कि ये 3000 ईसा पूर्व में हमारे देश यानी भारत में आए हैं। RK मुखर्जी जो राधाकुंड मुखर्जी हैं, उनका मानना है कि 2500 ईसा पूर्व में यह सभ्यता मतलब आर्य लोग आए और उनके साथ ये सभ्यता आई। मैक्स मुलर का मानना है कि 1500 ईसा पूर्व में ये सभ्यता हमारे भारत में आई। और इन्हीं के मत को ज़्यादा लोग अभी मान रहे हैं। और इन्हीं के आधार पर ये 1500 से 1000 BC जो है वो ऋग्वेद का समय दिया जाता है। और इसके पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि उत्तर वैदिक काल वही 1000 से जो सर्वमान्य मत है 600 BC तक उत्तर वैदिक काल जाता है। हम लोग आज ऋग्वैदिक काल की ही चर्चा करने जाएंगे। एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें उत्तर वैदिक काल जिसको लेटर वैदिक एज कहा जाता है उसमें उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि इस समय में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का ही रचना हुआ है। और ये एक लंबा समय है, 500 वर्षों में ऋग्वेद का ये संकलन हुआ है। तो ये ऋग्वेद है। और फिर बाकी 1000 के बाद 600 तक माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल, जिसमें कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संकलन हुआ है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मैंने बताया कि ये सब जब सभ्यता आई, ये आर्य सभ्यता, तो इसके पहले हमारे देश में हड़प्पा संस्कृति थी और उसके बाद उस सभ्यता के लोगों से इनका संघर्ष भी हुआ है और आर्यों का, जिसकी हम बाद में चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद ये सभ्यता आती है उत्तर वैदिक काल। ये शहरी सभ्यता थी, इंडस सिविलाइजेशन, या हड़प्पा संस्कृति। और फिर जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आई या वैदिक कालीन सभ्यता, वो देहाती सभ्यता थी, यानी कि रूरल वह थी। और इसके मतलब कि फिर इनके बाद ऋग्वेद के बाद कौन सी सभ्यता आई, तो इसको ये फॉलोड बाई हमने लिखा है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, जिसको कि लेटर वैदिक एज बोलते हैं। इसी काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। फिर कुरु साम्राज्य जो हस्तिनापुर आदि की हम चर्चा करते हैं। फिर पंचाल साम्राज्य जिसमें त्रिपति वगैरह का पूरा कहानी आता है, तो वो सब आती है। ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, यानी ऋग्वेद के समय जो हमारे यहाँ उस समय के जो आर्य थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो वो लोग संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत भाषा बोलते थे। और ये भाषा पर ये भारोपीय भाषा भी इसको माना जाता था, क्योंकि इंडो और यूरोपियन के यहाँ भी कई भाषाओं से इसकी साम्यता है। जैसे कि आपके पर्शियन एक ग्रंथ है ईरान की, जिंद अवस्था, उसके बहुत चीज़ वैदिक ऋग्वेद से मिलते हुए हैं, भाषा में भी समानता है। तो ये सब अलग का विषय है। आज हम अपने को लिमिट कर रहे हैं सिर्फ ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल के उन चीज़ों पर, उन विषयों पर जो कि एग्जामिनेशन में बच्चों को जानना जरूरी है और उनके लिए है, तो उन्हीं पर आपको मैं सीमित कर रहा हूँ। एक और बात है
कि ये जो सभ्यता है, मैं समझाया कि आर्यों से संबंधित है, और आर्य हमारे देश में कब आए ये यहाँ पर बताया गया है। उनके समय पर ये काल निर्धारण जो आर्यों का भारत में आगमन हुआ उस पर विवाद है। तिलक 6000 बोलते हैं, सबको हमने चर्चा कर दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका PDF में मिलेगा। एक और बात बहुत विवाद का है कि ये आर्य लोग थे कहाँ के, इनका मूल निवास स्थान क्या था, ओरिजिन ऑफ द होमलैंड ऑफ आर्यन ये क्या था। तो इसमें भी दो मत है। बहुत विद्वान मानते हैं कि आर्य विदेशी थे, मतलब बाहर से भारत में आए हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, देशी थे, ये भारत के ही थे और यहीं के कुछ लोग बाहर गए हैं लेकिन यहीं के थे। तो दोनों को मैं चर्चा करूंगा। पहले विदेशी को बता देता हूं, फिर देशी को मैं समझाऊंगा। विदेशी में जैसे तिलक मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, कि आर्कटिक प्रदेश जो है वो आर्यों का मूल था, वहीं से ये भारत में आए हैं, और इनका मानना था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिमपात हुआ होगा जिसके कारण उनका माइग्रेशन हो गया। फिलिप सेसेटी और विलियम जोन्स मानते हैं कि ये लोग यूरोप से आए भारत में, और इसी तरह से पी गाइल्स ये मानते हैं कि हंगरी और डेनू नदी से ये लोग आए थे। मैक्स मुलर का मानना है कि मध्य एशिया से आए थे, और यही मत सबसे ज़्यादा यह सर्वमान्य है कि आर्य लोग हमारे यहाँ मध्य एशिया से आए। अभी इसी को ज़्यादा लोग मान रहे हैं। फेंका जो है वो स्कैंडिनेविया को मानते हैं, दयानंद सरस्वती तिब्बत को मानते हैं, और जीबी रॉड जो हैं वो बैक्टीरिया को मानते हैं। तो विभिन्न मत है, लेकिन मैक्स मुलर का मत जो अधिकांश विद्वान इस पर सहमत हैं कि हमारे यहाँ जो आर्य आए वो सेंट्रल एशिया से आए। एक और मैं ये आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो भी हम इस पर चर्चा आपसे बोल रहे हैं, ये तो पहले समझ लीजिए कि इसको ही याद करना है। एग्जाम में ही आता है कि काल निर्धारण में पूछ देगा कि किसने क्या क्या दिया है, तो थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये आर्यों का मूल निवास क्या है, तो विदेशी वाले मत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर देशी वाले भी मैं आपको तुरंत नोट करा दूंगा, तो उसको बस उतना ही याद कर लेना है। बाद में इस पर एक अलग से लेक्चर मैं दूंगा सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर, तो वो आपको समझना होगा। ये जो सोर्सेज हैं, हम जो भी ऋग वैदिक काल के बारे में बोल रहे हैं वो मैक्सिमम किस चीज़ पर बोलते हैं, तो हमारे पास दो तरह के साक्ष्य हैं। एक तो हमारे पास ये साहित्यिक साक्ष्य है, और एक हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य है। और जो साहित्यिक साक्ष्य में हमारे पास ऋग्वेद है, और साथ ही साथ ऋग्वेद से जुड़ी हुई जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद से जुड़ी हुई जो उपवेद है, जो उपनिषद है, और आरण्यक है, ये सभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि यह हम पहले वीडियो में भी बता चुके थे कि वेद का ये ब्राह्मण से लिखा गया। ब्राह्मण मतलब क्या हुआ, जो ऋग्वेद है वह ये बिल्कुल पद्यात्मक है, पद्य में श्लोक में लिखा गया है और पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। और लेकिन ऐसे भी देखिए, आप लोग जब पढ़ते हैं तो ये जो पोएट्री है, श्लोक है, साधारण तरीके से समझ में जब नहीं आता है तो उसके लिए उसको गद्य में, प्रोज फॉर्म में उसको सरल भाषा में उसको समझाया जाता है। तो वेद को ही सरल भाषा में जिसमें समझाया गया वो ब्राह्मण से, ठीक है ना। संभवतः यही कारण रहा होगा कि जो एक बाद में जो वर्ण व्यवस्था हुई उनको ब्राह्मण बोला गया, क्योंकि ब्राह्मण शब्द व्रीहि धातु से बना है और उसमें अण प्रत्यय लगता है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या आध्यात्मिक जो आत्मा है उसका ये विकास। तो श्रेष्ठता से मतलब था, लेकिन बाद में यह एक वर्ण और बाद में एक जाति आ गया। तो ब्राह्मण पहले एक ग्रंथ है, और जो कि इसकी भी हम आपको आगे चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, और ऋग्वेद का ये आरण्यक क्या है। और तो यही हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य हैं जिसके आधार पर ऋग्वेद की रचना हुई है। इस पर एक विस्तृत मैं अभी चर्चा आपसे करूंगा। मतलब विस्तृत के मतलब कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल है और किस में क्या है, ये सब पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर को भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। और बस इतना ही आपको हम समझाना चाहेंगे कि जो भी हम वेदाज पर मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूं, यह लेक्चर
इसमें 3 वीडियो बनेंगे। एक मैं बना चुका हूँ, दूसरा मैं बना रहा हूँ, और एक और जो उत्तर वैदिक काल को मैं बनाऊँगा, जो मैं सब बताया ना कि ये फॉलोड बाई जो ऋग वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल आया, तो इस पर एक वीडियो बनेगा। ये पूरी वीडियो को अगर आप मिला के देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि 3 घंटे के आसपास आएगा, और 3 घंटे में ये चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक सभी को समझ लेना, ये इसको ज़्यादा समय नहीं बोला जाएगा, तो इतना आपको देना होगा। लेकिन इतनी बात है कि इसमें जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल इसको रिसर्च करके अब आपको बताया जा रहा है। आप लोग पूरे विश्वास के साथ इस लेक्चर को सुनिए, इसको 2 बार 3 बार आप सुनिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे बाहर आज हम जितना आपको बताने जा रहे हैं जिन जिन चीज़ों को, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए बस इस पर ही आप लोग पूरी तैयार होकर जाइए। आर्कियोलॉजिकल में मैं बताऊंगा कि जो आर्कियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा नहीं मिला हुआ है, और उसमें एक तो एशिया माइनर जो तुर्की है वहाँ से बोगाज कोई अभिलेख मिला है जो 1400 ईसा पूर्व का है, इस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। फिर कस्सी अभिलेख मिला है जो 1600 ईसा पूर्व का है, और साथ ही साथ इसमें पीजी वेयर, पीजी मतलब इसको कहा जाता है पेंटेड ग्रे वेयर, यानी ये पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब हो गया कि चित्रित धूसर मृदभांड, ये भी आपको पंजाब, हरियाणा और कुछ उत्तर प्रदेश के साइड से मिला हुआ है, तो इन सब चीज़ों से भी मिलता है। लेकिन जो भी ऋग वैदिक काल का जो इतिहास लिखा गया है और जो मेन सूचनाएं हैं वह ऋग वेद और इससे जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, ऋग वेद से ऋग वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं उन्हीं पर आधारित है। ये जो आर्कियोलॉजिकल है इस पर कोई विशेष नहीं है, बस ये एक पुष्टि करते हैं, इनकी ऋग वेद में जो बातें लिखी गई हैं उसको जस्टिफाई करते हैं, बस इतना ही इनका काम है, बाकी इन चीज़ों से नहीं मिला हुआ है। एक और बताएंगे कि ऋग वैदिक काल जो है ये इसको एक तरह से प्रोटो हिस्टोरिक एज में ही माना जाता है, क्योंकि उस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, और जो भी ऋग वेद की जो परंपरा है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह मौखिक रूप से श्रुति परंपरा के माध्यम से आई है, और बाद में आर्य लोग लिखने की कला को जाने हैं तो फिर इसको लिपिबद्ध किया गया है। तो इन सब चीज़ों पर मैं आपको चर्चा करूंगा, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। अब बहुत ऐसे विद्वान हैं जिनका यह मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, और आज के समय में यह मत बहुत बल पकड़ता जा रहा है, और इसमें विद्वानों की एक लंबी फहरिस्त है। थोड़ा सुनिए इनका। ये लोग मानते हैं कि भारत ही आर्यों का मूल स्थान है, यहीं से बल्कि दूसरे जगह गए होंगे। इसमें KM मुंशी हैं, पंडित गंगानाथ झा हैं, DS त्रिवेदी हैं, LD कल्ला हैं, राधा कुमुद मुखर्जी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, डॉक्टर AC दास हैं, CV वैद हैं, डॉक्टर राजबरी पांडे हैं। इन सभी लोगों का मानना है कि आर्य विदेशी नहीं थे बल्कि भारत के ही थे, और इस पर अभी रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है। बस आपको यही जानना है कि अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा विद्वान जो हैं वह आर्यों को विदेशी मूल का मानते हैं, कौन सा भारत का यानी देसी मूल का, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब दूसरी बात हमने बताया था आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य में, और हमने बोला था कि उसमें 3 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य पर ऋग्वेद लिखा नहीं गया है। ऋग्वेद के समय की जो समाज के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धार्मिक विश्वासों के बारे में जो भी चर्चा है वो ऋग्वेद और उस समय के जो साहित्य हैं उनके आधार पर आधारित हैं, उन पर बेस्ड हैं। बस ये उनकी पुष्टि करता है आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य। तो इसमें एक बोगाज कोई अभिलेख है, या इसको हम मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह एशिया माइनर में मिला है, यानी टर्की में। यह टर्की में ये मिला है और पूछा जा सकता है, और इसको बार बार पूछा जाता है। ये 1400 ईसा पूर्व का है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यही समय ऋग्वेद का भी बताया जाता है। तो ये, और इसमें होता क्या थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें हित्ती राजा सुबिलिम्मा है और एक मितन्नी राजा मतियु अजा है। इन दोनों के बीच
संधि होती है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे और इसमें दोनों का नुकसान होता था। तो ये संधि होती है और उस संधि में साक्षी किसको माना गया है? तो ये साक्षी माना गया है इंद्र को, वरुण को, मित्र को और नासत्य को। इम्पॉर्टेंट ये है कि यही देवता हमारे ऋग वेद में मिलते हैं। इसका मतलब कि इस बुगाज कोई अभिलेख या मितनी अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का है, उसका कोई ना कोई तारतम्य, उसकी कोई ना कोई चीज़ वह भारत से मिलती है और भारत ऋग वेद से मिलता है। तो इसको हम लोग एक मानते हैं। दोनों के देवता समान हैं। ऋग वेद में जो देवता वर्णित है ये सेम देवता ऋग वेद में आते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। और इन्हीं देवताओं को वो लोग भी साक्षी मानते हैं। हिति राजा सुबिलिमा और मितनी राजा मतिवजा और संधि होती है। एक दूसरा अभिलेख है कस्सी अभिलेख। यह ईरान से मिला है और यह 1600 ईसा पूर्व का है। इसमें क्या है, यह अभिलेख यह इंगित करता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का आगमन भारत में हुआ और इससे जो विदेशी मूल के आर्यों का होने का जो लोग तर्क देते हैं उनको एक इससे बल मिलता है। ये दोनों लोग जो लोग बताते हैं कि आर्य विदेशी मूल के थे और बाहर से हमारे यहाँ आए हैं, वो लोग इन चीज़ों को कोट करते हैं। उनके लिए बोगज कोई अभिलेख या मितनी अभिलेख और कस्सी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का जो टाइमिंग है वह ऋग वेद के टाइमिंग से मिलता है। एक और है चित्रित धूषण मृदभान, जिसको कि पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता था। उस समय मृदभान मिलते थे, मतलब कि मिट्टी के बने हुए भांड, बर्तन, ठीक है ना, और जिसको कि हम लोग गगरी या आन चीज़ बोलते हैं। और वो क्या होते थे कि वो धूसर थे और पेंट किए हुए थे। तो ऐसे मृदभान मिले हुए हैं। और साथ ही साथ ये PGW मतलब कि पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब कि धूषण मृदभान। और इनका महत्व इसलिए है कि ये जब मिले हैं, इनका जो टाइमिंग है वही टाइमिंग ऋग वेद का है, मतलब ऋग वेद कालीन सभ्यता का है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का। तो इनका बहुत महत्व है। और ये कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है इनके 109 मतलब 109 स्थल पंजाब में मिले हैं, हरियाणा में मिले हैं, 24 ये इनका स्थल जहाँ की इस तरह के मृदभांड मिलते हैं उत्तर प्रदेश में है, 8 राजस्थान में मिले हैं। और तो इसका और इनका काल वही है जो ऋग वैदिक आर्यों का काल है, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता का समय है। और ये भी हमने बताया कि ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो उत्तर भारत में मेन रूप से पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या यहाँ मुख्यतः ये पाई गई हैं और उसी समय यहाँ पर मृदभान मिलते हैं। तो एक तरह से उस सभ्यता की पुष्टि करते हैं। एक और है खुदाई में इसी काल में, इसी समय में, यानी कि जो समय बताता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसी समय में भगवानपुरा हरियाणा में एक जगह है और वहाँ पर 13 कमरों वाला एक भवन मिला है जो ऋग वेद में जिस तरह के मकानों का चर्चा है उससे मेल करता है। साथ ही साथ पंजाब में इसी तरह के 3 स्थल मिले हैं और ये सब उस समय के जो आर्य लोग आए हैं तो यहीं पर माना जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश आदि में बसे हैं। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अब जो हम आपको चर्चा करेंगे वह हम साहित्यिक साक्ष्य पर आएंगे और उसके आधार पर ऋग वेद कालीन सभ्यता की क्या राजनीतिक अवस्था थी, उसका मेन चीज़ों का आपसे चर्चा करेंगे, प्रशासनिक बातों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ धार्मिक बातों की चर्चा करेंगे, समाज और सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे, महिलाओं का क्या स्थान, उन सभी चीज़ों को हम आपसे चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक इसको देखिए और अब थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम साहित्यिक साक्ष्य पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह है ऋग वेद। मेन जो ऋग वैदिक काल का जो साक्ष्य है वो ऋग वेद ही है और इसी कारण से इसका नाम ऋग वैदिक काल रखा भी गया है। तो थोड़ा ऋग वेद के बारे में हम लोग जान लें। और ऋग वेद में इसमें 10 मंडल हैं, इसको हम अलग से आपको समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ऐसे जानकारी के लिए उसमें अष्टक 8 हैं, ऋग्वेद में अध्याय 64-64 हैं, वर्ग की चर्चा ये जो कि 2024 है और इसमें जो ऋचाएँ हैं वह 10,580 है,
कहीं कहीं 10,552 भी लोग बोलते हैं, यानी कि लगभग 10,600 के आसपास ऋचाएँ हैं। और जो सूक्त हैं, सूक्त का मतलब सुउक्त, मतलब कि अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से कहा गया। तो जो सूक्त हैं वो 28 हैं। हालांकि इसमें ये चर्चा है कि साकल के 1017 सूक्त और हैं, जो कि साकल ही ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं उसमें साकल ही उपलब्ध है। 5 शाखाएं कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और उसमें एक बालखिल्य है, कुछ लोग कहते हैं कि अलग का है, लेकिन बालखिल्य के 11 मंत्रों को, सूक्तों को भी अगर जोड़ा जाता है तो टोटल 1028 सूक्त इसके आते हैं। ऋग्वेद में अक्षर जो हैं वो 4,32,000 हैं। और ऋग्वेद की जो उपलब्ध शाखाएं हैं वो 5 शाखाएं हैं। हालांकि महर्षि पतंजलि ने 21 शाखाओं की चर्चा किया है, लेकिन 5 शाखाओं का ही वर्णन मिलता है, जिसमें साकल है, वास्कल है, अश्वलायन है, संखायन है और मंडूकायन है। हालांकि इसमें भी एक साकल ही हम लोगों को उपलब्ध है, जिसमें 1017 उसमें सूक्त हैं। और फिर बालाखिल्य को भी इसी का माना जाता है, तो 11 हैं। ये समझना है कि चूँकि ये श्रुति परंपरा से एक दूसरे से आया है, एक लंबा समय है, इसलिए इसमें है। बहुत सारी चीज़ तो इसके उपलब्ध भी नहीं है। यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे यूनेस्को का, कि उसमें मात्र जो 28,000 पांडुलिपियाँ ही सुरक्षित की गई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है दुर्भाग्यवश। उसमें से 7 नवंबर 2003 को यूनेस्को ने 30 पांडुलिपियों को, ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को, मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर की सूची के रूप में इसमें किया है। इसके साथ साथ ये देखिए कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको होता या होत्री कहा जाता था, और पूरे ऋग्वेद को वो कंठस्थ कर लिया करते थे। ऋग्वेद को हम 4 भागों में उसको बांट के उसको हम अध्ययन करते हैं। अगर ऋग्वेद को अध्ययन करना है, उसको ठीक से समझना है, तो उसके 4 एक अंग के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। एक तो संहिता है। संहिता को मूल वेद ही माना गया है, जो कि आपको पद्य में है, और जबकि शेष जो 3 की मैं चर्चा कर रहा हूँ वह इसकी सरल व्याख्या करते हैं, जिसमें ब्राह्मण है। ब्राह्मण कास्ट नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुस्तक है, बुक है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी हैं। कौशिकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, जो गद्य के रूप में इसके कर्मकांड की विवेचना कर रहे हैं। ऋग्वेद में जो कर्मकांड है उसकी विवेचना ये ब्राह्मण ग्रंथ कर रहे हैं। आरण्यक जो हैं ऋग्वेद के 2 हैं, वो ऐतरेय हैं और संख्यायन हैं। संख्यायन को ही कौशिकी भी कहा जाता है। और इसमें कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना है। एक्चुअली ये आरण्यक जो है जंगल बुक भी है, माना जाता है कि आरण्य मतलब जंगल में लिखा गया है, और इसमें दार्शनिक और रहस्यमयी बातों की चर्चा की गई है। उपनिषद ऋग्वेद के 2 माने जाते हैं, जिसमें ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद है। इसमें भी दार्शनिक बातों की और रहस्यमयी बातों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ इसमें ज्ञान की चर्चा है ज़्यादा। और ऋग उपनिषद का मतलब, उप का मतलब नज़दीक, निषद मतलब बैठना, मतलब कि गुरु के नज़दीक बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। इसमें परमेश्वर, परब्रह्म, आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक वर्णन किया गया है। तो ये ऋग्वेद के इतने साक्ष्य हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद अब हम आपको जो चर्चा करेंगे वो 10 मंडल की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ऋग्वेद का एक उपवेद भी था, जो कि आयुर्वेद है। और ऋग्वेद में ये ऐसे तो ऋग्वेद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी कि नेचर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और यहाँ पर जो नेचुरल फोर्सेस है, प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं, जिनसे ऋग्वैदिक कालीन लोगों की और आर्यों की जो उनसे जो शक्तियाँ मिली, उनसे उनको जब लाभ मिला, तो उसमें वो अब ओबलाइज्ड होकर, ये कृतज्ञ होकर इसका उन्होंने उसका पर्सोनिफिकेशन देवता के रूप में उनकी पूजा की। जैसे वरुण का, इंद्र का, आगे मैं बताऊँगा
है उस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे, तो इनकी वो लोग पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें इन सब चीज़ों के अलावे भी बहुत चीज़ है, बहुत भौगोलिक बातों की भी चर्चा है, भौगोलिक चीज़ों का मिलता है, नदियों का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ देवताओं का मिलता है, देवताओं का देवलोक में कहाँ स्थान है, इस सब की चर्चा है। और बहुत कुछ इसमें ऋग्वेद में हमें ज्ञान की बात हमको मिलती है। साथ ही साथ इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा, सौर चिकित्सा और हवन चिकित्सा की भी बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की गई है। ऋग्वेद में मेन रूप से ऋग्वेद जो है एक तरह से स्तुति या प्रशंसा है। ये लोग देवी देवताओं की प्रशंसा में ऋचाएँ लिखे हुए हैं। अब मैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे का क्लास में आपको कह रहा हूँ। अब हम ऋग्वेद के ये 10 मंडल की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझने से एक तरह से पूरे ऋग्वेद को हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है कि ऋग्वेद कुल 10 मंडल में बटा हुआ है, लेकिन इसमें पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया, वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। और 2 से 7 मंडल जो है वो सबसे प्राचीनतम है। ये हम लोग कैसे बात करते हैं, हम इसके भाषा पर और इसके जो विषय वस्तु है उस आधार से ये पता चलता है। तो 2 से 7 मंडल प्राचीनतम है और इसको किसी न किसी ऋषि के नाम पर हैं। जैसे कोई भी मंडल है उसको ऋषि या उसका पूरा परिवार मिलकर उसका रचना करता था, या जो उसमें मेन ऋषि होते थे उनका नाम और उन होता था, तो ये ऋषि पर है। तो इसको हम लोग एक तरीके से ऋषि मंडल भी बोलते हैं, गोत्र मंडल बोलते हैं, क्योंकि एक ही ऋषि परिवार मिलकर इसका रचना करता था। वंश मंडल भी बोलते हैं इसको, परिवार मंडल, या इसी को फैमिली बुक बोलते हैं। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि फैमिली बुक क्या है या गोत्र मंडल क्या है, तो इसमें हम आपको समझाएंगे। और इसमें एक ये बच्चों को याद करने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा कोड अपने से बनाया गया है। यह है ग्रीवा अभाव, ग्रीवा अभाव। ऐसे भी थोड़ा याद रखिएगा सेंस में। ग्रीवा मतलब ये गर्दन होता है, तो गर्दन एक तो अभाव है, यानी कि पहला मंडल है ही नहीं है, बाद में जोड़ा गया है। तो ये ग्रीवा अभाव ये सभी ऋषियों का नाम है। जैसे ग्री जो है दूसरा मंडल जो है ग्रीट समत ऋषि ने उसका फैमिली ने रचना किया। वी जो है तीसरा मंडल विश्वामित्र ने रचना किया। वा जो है वामदेव ऋषि ने इसका रचना किया या उनके नाम पर है। और जो है अत्रि ऋषि के नाम पर है। भा जो है भारद्वाज है। वह जो है वशिष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर वही है पहला मंडल जिसे कि माना जाता है कि ऋषि गण ने लिखा, बाद में एक तरीके से ऋग्वेद का ये अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है। दूसरा मंडल जो है वो ग्रीट समत ऋषि ने लिखा है या उनकी फैमिली ने मिलकर लिखा है। तीसरा मंडल बहुत महत्वपूर्ण है, यह विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है। इसी में देवी सूक्त आता है और इसी में गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, ये जो है ये गायत्री मंत्र है। तो ये इसी देवी सूक्त में मिलता है और ये विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। ये कई बार सिविल सर्विसेज या परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है। आपका आंसर होगा तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र को किस ऋषि ने रचना किया है, तो यह है विश्वामित्र ने। इसके बाद इसमें 3 राजाओं का भी चर्चा आता है जिनका नाम है अजमीठ, पुरमीठ, त्रासदस्यु, और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारे जानकारी का बस इतना ही है। चौथा मंडल वामदेव ऋषि ने लिखा है या उनका परिवार ने मिलकर लिखा है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि, 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि, 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि। देखिए यहाँ से सब आपको हो जाएगा। ये वशिष्ठ ऋषि जो हैं इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मंडल में ये दशराग्य युद्ध का वर्णन आता है। ये कई बार पूछा गया है। एक्चुअली दशराग्य युद्ध जो है यह आपको परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी प्राचीन नाम है रावी नदी का, और वहाँ पर माना जाता है कि जल को लेकर हुआ था, पानी के लेकर युद्ध प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। इसमें क्या हुआ था कि पंचजन थे एक तरफ, पंचजन मतलब ये आर्य थे। ये पंचजन जो थे देखिए यहाँ लिखा गया है, ये लोग आर्य ही थे, और एक तरफ 5 अनार्य
ये मिलकर, ये 10 राजा थे और 10 राजा लोग मिलकर ये भरत जन जो था उसके मुखिया सुदास थे, उनके विरुद्ध युद्ध होती है। उसमें सुदास की विजयी होती है, यानी भरत जन विजय प्राप्त करता है और उसका राजा सुदास विजयी होते हैं। और फिर भरत जन के नाम पर ही कहा जाता है कि इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है। ये जो दसरा के युद्ध हैं, इसमें जो पंचजन में जो 5 आर्य थे उनका नाम है पुरु, यदु, तुर्वस, त्रुहु और अनु। और 5 जो अनार्य हैं उनका नाम है अकिन, पक्त, भलानास, विषाणी, सीवी। इसमें एक और बात है कि इस दसरा के युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था, ये भी एक दूसरा कारण माना जाता है कि ये वशिष्ठ और विश्वामित्र के एक तरह से बलचस्व का भी युद्ध था, क्योंकि ये जो भरत जन थे या सुदास, उनके पहले पुरोहित विश्वामित्र हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर और इसमें आपको वशिष्ठ ऋषि को उन्होंने अपना पुरोहित माना, और इसलिए भी ये युद्ध का दूसरा कारण माना जाता है। पहला जो है वो जल बंटवारा को लेकर, और इसमें अंततः ये माना जाता है कि वशिष्ठ विजयी होते हैं और विश्वामित्र का जो पक्ष है वह, क्योंकि ये दोनों एक एक पक्ष होकर ये लोग भी उस युद्ध में उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी, और सुदास जो है अंततः विजयी होते हैं। इसी पर भारत वंश का होता है। इसमें शिक्षा का भी वर्णन आया है वशिष्ठ में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 8वां मंडल जो है वो कर्ण अग्नि रस ऋषि ने या अंगिरा ऋषि ने उसको लिखा है। 9वां मंडल ये इसमें सोम का चर्चा है, इसको हम लोग सोम मंडल भी बोलते हैं। इसका नाम आप कह सकते हैं कि इसको सोम मंडल की है। और उस समय का सोम जो है एक देवता के रूप में, एक वनस्पति के रूप में इसको माना जाता है, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सोम एक शायद मादक या पेय पदार्थ भी होते थे, और ये इसमें चर्चा आया है कि सोम जो है मुजवंत पर्वत पर ये पाए जाते हैं। मुजवंत पर्वत हिमालय पर्वत की ही एक चोटी है, उसका नाम आता है, तो उस पर पाए जाते हैं। 9वां मंडल, ये 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंडल में ही पुरुष सूक्त आया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुष सूक्त, और ये पुरुष सूक्त में ही पहली बार ऋग वैदिक काल में, ऋग वेद के सबसे ये अंत में है, और अंत में ये पहली बार जाति प्रथा का या वर्ण व्यवस्था का प्रतीकात्मक इसमें संकेत मिलता है। लगता है कि यहीं से जाति प्रथा की शुरुआत हुई। हालांकि ये जाति प्रथा अपने मूल रूप में उत्तर वैदिक काल में आई। ऋग वैदिक के शुरू में हम जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था बहुत स्पष्ट नहीं पाते हैं, क्योंकि शुरू में जो वर्ण है, शुरू में एक तरह से वह सबसे पहले तो वर्ण मतलब आर्य से माना जाता था, और आर्य जो होते थे फिर बाद में वो कलर के रूप में आया। फिर बाद में ऋग्वेद में कर्म आधारित था। कर्म आधारित का मतलब कि ऋग्वेद में था उस समय भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये और सभी की चर्चा आती है, लेकिन ये माना जाता था कि ये कर्म आधारित है। अगर जो शिक्षा का काम करता था, मतलब यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, तो वो जो काम करते थे, चूँकि यह श्रेष्ठ काम माना जाता था, तो इसलिए उनको ब्राह्मण कहा गया। क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ब्रीह धातु से बना हुआ है, अण प्रत्यय लगता है, इसका मतलब श्रेष्ठ होता है। तो हमेशा से ही पढ़ना लिखना और शिक्षा का काम हम लोग अच्छा मानते हैं, तो इस काम में जो लोग प्रवृत्त थे वो ब्राह्मण कहे गए। ठीक है। फिर क्षत्रिय हुआ, जो सभी की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय हुआ। जो युद्ध का नेतृत्व करते हैं वो क्षत्रिय हुआ, क्योंकि उस समय जो समाज था वो संघर्ष मूलक समाज था। लोग लड़ते थे आपस में। हम इसके सामाजिक व्यवस्था में इसकी चर्चा करेंगे। और वैश्य जो था, जो उत्पादन का काम करता था, वो वैश्य कहलाया। तो उस समय स्पष्ट नहीं था, और जो अगर कोई अपना काम बदलता था तो फिर उसका वर्ण भी बदल जाता था। मतलब ये जातिगत नहीं हुआ था, कर्म आधारित फिर वर्ण हुआ। ऋग्वेद के शुरुआती दौर में हम इसको पाते हैं। लेकिन पुरुष सूक्त में आकर यहाँ पर एक परम पुरुष या विराट पुरुष की चर्चा आती है, और कहा गया है, और उस परम पुरुष या विराट पुरुष या उन्हीं को ब्रह्मा माना जाता है या ब्रह्म माना जाता है। उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उनके
उनके भुजाओं से आपका क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उनके पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई और उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो पहली बार ये जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विभाजन हमको पुरुष सूक्त में मिलता है। इसी में विवाह सूक्त में मिलता है, इसी में एक नासदीय सूक्त भी मिलता है जिसमें कि निर्गुण भक्ति का वर्णन मिलता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। इसी में नदी सूक्त भी मिलता है, हालांकि 42 से 42 नदियों की है उल्लेख है, लेकिन उसमें 21 नदियों का ही नाम का हमको चर्चा मिलता है। एक औषधि सूक्त मिलता है जिसमें 125 औषधियों का इसमें चर्चा किया गया है, नाम का उल्लेख है और ये भी बताया गया है कि यह 107 स्थानों पर मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो ऋग्वेद से मिलती है। इसको बच्चे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करने के लिए ग्री वी वा अभाव याद कर लीजिएगा। ग्रीड से गृहसमत, वी से विश्वामित्र, वा से आपका वामदेव, अ से अत्रि, भा से भारद्वाज और व से वशिष्ठ। और पहला और दूसरा मंडल जो है ये देख लीजिए, 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा गया है और 8वां मंडल को लास्ट में याद कर लीजिएगा, कर्ण का है। 9वां मंडल जो है इसको सोम मंडल भी कहा जाता है, वो सोम देवता पर है और एक वनस्पति के रूप में उनको चर्चा है जिनको कि मुजवंत पर्वत पर पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब ऋग वैदिक कालीन समाज और सभ्यता की प्रमुख चीज़ों को, बहुत चीज़ों का आपको बताया गया, लेकिन उस समय की भौगोलिक दशा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा और भी विविध जो इनसे छूट के आ रहा है, उन चीज़ों के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, इसका दूसरा खंड। और जब उसको भी आप लोग देखेंगे तभी ये पूरा ऋग वैदिक कालीन समाज और ऋग वैदिक एज आपका, या जिसको कि हम अर्ली वैदिक एज बोलते हैं या पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, यह आपका पूर्ण होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़रूर देखिए, दोनों वीडियो को। इसके बाद को जब देखेंगे तब ऋग वैदिक पूरा होगा। चूँकि आप लोग ज़्यादा इसमें बोर ना हो और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए तो ये आप ऋग वैदिक को समझ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में, जिसको कि लेटर वैदिक एज बोला जाता है, उस पर चर्चा होगा। ये सभी वीडियो को जब आप मिला के देखिएगा तो ये मुश्किल से आपको 3 या 4 वीडियो आपको मिलेंगे। इसके पहले वेद और वैदिक युग के पर वीडियो बन चुका है और इसको मिलकर 3 घंटे का या मोर देन 3 आवर्स ये होगा और इस पर आपका ऋग्वेद और पूरा वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया इसको सबको एक साथ देखिए और ये विश्वास के साथ कि इसमें जो कुछ भी दिया जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बहुत ही शोध करने के बाद इन चीज़ों को दिया जा रहा है। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन भी बताइए, इसको बजाइएगा या बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आपके पास कोई रिमार्क हो, कोई कमेंट हो तो उसको भेजिए। ये पूरे जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इसको बार बार देखिए। इसका PDF आपको एक बहुत ही सुंदर नोट्स फॉर्म में हम उसमें डाउनलोड करेंगे, उसमें डाल देंगे और आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर उसके लिंक को करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।